तो आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म भाई, और आज वॉइस ओवर वीडियो रहेगी। थोड़ी तबीयत डाउन है, लेकिन आज आप लोग अपने ओपिनियन जरूर देते रहो कि 3 घंटे की स्मैकडाउन आपको कैसी लग रही है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बोरिंग लग रहा है। बिकॉज काफी मिक्स्ड ओपिनियंस चल रहे हैं यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर। ये शो स्टार्ट करते हैं सैन डिएगो कैलिफोर्निया, जहाँ शो हो रहा था। वहाँ के खुद के होम टाउन हीरो एंड द डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर रे मिस्टीरियो जो कि बाहर आते हैं और सबसे पहले डिक्लेयर कर देते हैं फॉर द रॉयल रंबल मैच। वो कहते हैं कि कैसे पहले भी 2006 के अंदर रे मिस्टीरियो ने रॉयल रंबल जीती है और वो चीज़ वो दोबारा करना चाहते हैं। लास्ट टाइम एडी गरेरो के लिए उन्होंने वो काम करके दिखाया था, और इस बार जबकि कंपटीशन काफ़ी स्ट्रांग है रॉयल रंबल में, रे मिस्टीरियो के इरादे तब भी जो है काफ़ी तगड़े हैं। लेकिन उनको यहाँ पे करने आते हैं कन्फ्रंट केविन ओवेंस भाई। और केविन ओवेंस की टी शर्ट सबसे पहले तो बहुत बड़े ट्रॉल है इंसान। टी शर्ट पे लिखा है कैनेडियन ड्रीम सन ऑफ अ सिक्योरिटी सिस्टम्स टेक्नीशियन। और अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो ऑब्वियसली कोडी रोड्स की तरफ एक शॉट था, जो डस्टी रोड्स यानी कि अमेरिकन ड्रीम के सन ऑफ अ प्लमर है जिसको बोला जाता है, उसकी तरफ यहाँ पे उन्होंने शॉट लिया। और वो रे मिस्टीरियो को कहते हैं कि मैं तेरे को इस बिजनेस में किसी से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा इनफैक्ट रिस्पेक्ट देता हूँ। केविन ओवेंस कहते हैं कि कैसे उन्होंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ मेन इवेंट किया रेसलमेनिया को, सैमी ज़ेन के साथ जो उनका पहले एक टाइम पे फ्रेंड होता था, उसके साथ टैग टीम टाइटल्स जीते रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, और आज वो यहाँ पे स्टैंड करते हैं एज द ट्रू एंड ओनली डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। वो रे मिस्टीरियो को बोलते हैं कि देख भाई, मैं तेरे को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ रॉयल रंबल के लिए, लेकिन जब तू रॉयल रंबल जीत जाएगा तो मुझे पिक कर लियो और फिर मेरा और तेरा मैच होगा फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। पर रे मिस्टीरियो याद दिलवाते हैं केविन ओवेंस को कि भाई तू एक्चुअली में चैंपियन है नहीं, लेकिन अगर तू रॉयल रंबल में जीतता है तो ठीक है, हाँ मेरा और तेरा मैच हो सकता है रेसलमेनिया के अंदर। तो केविन ओवेंस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और वो रे मिस्टीरियो को कहते हैं कि मैं ही हूँ एक्चुअल में चैंपियन। और यहाँ पे रे मिस्टीरियो कहते हैं भाई तू मेरे बेटे डोमिनिक की तरह बहुत डिलूजनल हो गया आजकल। तो केविन ओवेंस अपना टाइटल घुमाते हैं, यहाँ पे लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं रे मिस्टीरियो के साथ, और ये कन्वर्ट होता है एक मैच के अंदर जो निक ऑल्डिस ऑफिशियल कर देते हैं बैक स्टेज रे मिस्टीरियो को कन्फ्रंट करके। तो कोडी रोड्स भी इसके बाद वहां पे आ जाते हैं और वो कहते हैं रे मिस्टीरियो को कि भाई ठीक है, आज तू केविन ओवेंस को डील कर। लेकिन रे मिस्टीरियो कहता है मैं इतना उसको छोड़ दूंगा कि रॉयल रंबल में तेरे को भी मौका मिलेगा उसको अटैक करने का। और निक ऑल्डिस रिवील करते हैं कि कैसे उन्होंने कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डालने की कोशिश करी है जिसपे वो कोडी रोड्स का साइन चाहते हैं, लेकिन कोडी कहते हैं कि पहले जब तक केविन साइन नहीं करेगा मैं भी इसको साइन नहीं करने वाला। और जब निक ऑल्डिस केविन ओवेंस के पास जाते हैं तो काफी सेम चीज वो भी बोलते हैं कि जब तक कोडी इसको साइन नहीं करेगा मैं भी साइन नहीं करूंगा। तो निक ऑल्डिस बेसिकली यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज कोडी रोड्स को मेडिकली क्लियर कर दिया गया स्टोरी लाइन के अंदर कि इन दोनों में आपस में जो है इतनी भिड़त ना हो जाए पहली रॉयल रंबल से कि भाई मैच जो है वो खतरे में आ जाए। तो ये चीज आगे कंटिन्यू हुई, इसके बारे में हम बात करेंगे। बियांका बेलेयर एंड नेओमी का मैच हुआ नाया जैक्स और कैंडिस लेरे के साथ। कुछ ज्यादा यहाँ पे है नहीं, सिर्फ हमको पता लगा है कि अभी तक जेड कारगिल को किसने अटैक किया है उसका कुछ अता पता नहीं है। और दूसरी तरफ बियांका बेलेयर की चोटी जो है वो काफी दिक्कत दे रही थी नेओमी को, तो आज थोड़े बाल संभाल के रखे तो इस मैच को वो जीत भी जाती हैं। और यहाँ पे मैच में देखने को मिला कैसे नाया जैक्स गलती से जो है वो लेग ड्रॉप लगा देती है कैंडिस के ऊपर, तो उसके बाद तो कोई मौका यहाँ पे बचा नहीं था। इसके बाद जिमी ऊसो का मैच होता है कार्मेलो हेस के साथ, जो ऑब्वियसली लास्ट वीक की बैक स्टेज सेगमेंट के बाद बना था। कार्मेलो आके सबसे पहले बोलते हैं कैसे रोमन रेंज रॉयल रंबल जीतने वाला है, जे ऊसो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, और जिमी ऊसो यहाँ पे जो है इतनी बातें कर रहा है जबकि खुद वो बेंच पे बैठा है और ब्लड लाइन में उसके पास खुद कुछ करने के लिए है नहीं, तो आखिर कार्मेलो हेस को इतनी बातें कैसे सुना सकता है। तो इनका मैच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चल रहा था, लेकिन ऑब्वियसली ब्लड लाइन यहाँ पे आ जाती है। हर बार जिमी को बेचारे अटैक कर देते हैं आगे जेकब फाटू और टामा टोंगा, डिस्क्वालिफिकेशन में मैच खत्म हो जाता है। और जब भी जिमी को रोमन की और जे की जरूरत होती है तो कोई नहीं आता, लेकिन जब रोमन को जरूरत होती है तो जिमी हमेशा आ जाता है। ऐसा लग रहा है स्टोरी को बार बार देख के, बिकॉज हर हफ्ते सेम चीज यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है। तो इनको अटैक किया जाता है, जिमी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कार्मेलो हेस काफी क्यूट बन रहे थे, जेकब फाटू को टच वच कर दिया भाई तो उनको भी क्लोज लाइन पड़ जाती है, उसको भी नहीं छोड़ा। और फाइनली यहाँ पे आते हैं सोलो सिकोआ, जो हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिले आफ्टर ट्राइबल कॉम्बैट रॉन नेटफ्लिक्स के प्रीमियर के बाद, जहां पे वो अपना क्राउन हार गए थे ट्राइबल चीफ का। और इतनी बू उनको हो रही थी सैन डिएगो में आज कि वो कुछ भी नहीं बोल पाए और वो माइक छोड़ के वहां पे चले जाते हैं, जबकि जेकब फाटू ने थोड़ी बहुत बेइज्जती करी क्राउड की, शट द हेल अप बोला कि सोलो को तुम बोलने दो, लेकिन सोलो सिकोआ ने एक शब्द नहीं बोला और वो वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद जेकब फाटू माइक लेके कहते हैं कि अब इस हद तक बात आ गई है कि तुम हमें बोलने भी नहीं दोगे, तो भाई एक बात सीधी सीधी मैं बता देता हूं कि सबसे बुरे दिन पे भी जो है मुझे कोई टच नहीं कर सकता, अभी तो मेरी बस शुरुआत ही हो रही है। तो जेकब फाटू बेसिकली एक मैसेज भेजते हैं
और ये मैसेज मुझे सोलो सिकोआ की तरफ से या ब्लड लाइन की तरफ से नहीं बल्कि जेकब फाटू की तरफ से लगा है, बिकॉज लिटरली पूरे टाइम पे वो सोलो सिकोआ को जिस तरीके से देख रहे थे, सोलो जैसे वहां से चले गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो अभी हम सिर्फ प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ब्लड लाइन में फिर से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं और शायद सोलो सिकोआ को अब जेकब फाटू है इनसे कोई मतलब नहीं है, या तो जेकब फाटू को ऐसा लगता है कि वो सोलो सिकोआ से मे भी बड़े हो चुके हैं और वो टर्न भी कर सकते हैं यहाँ पे सोलो पे, लेकिन उसका कोई आइडिया अभी तक मिला नहीं है। एले नाइट आते हैं यहाँ पे, ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं और काफी बड़ा स्टेयर डाउन जेकब फाटू के साथ उनको देखने को मिला, और उसके बाद जेकब फाटू को टामा टोंगा बाहर खींच लेते हैं रिंग के और फिर उनके कान में बोल के उनको कुछ शांत कराते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है इस चीज का। लेकिन WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अब ब्रॉन स्ट्रोमैन और जेकब फाटू का मैच होगा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में नेक्स्ट वीक पे, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है भाई, और बड़ा मैच पहली बार WWE में जेकब फाटू को मिलेगा एक सिंगल्स मैच। मोटर सिटी मशीन गन्स का मैच होता है लॉस गार्जा के साथ, जहां प्रिटी डेडली आते हैं, कोशिश थी उनकी यहाँ पे कि मोटर सिटी हार जाए, लेकिन एक्चुअली में वो उनके अगेंस्ट काम कर जाता है और मोटर सिटी मशीन गन्स इस मैच को जीत चुके हैं। इस बात से DIY बिल्कुल भी खुश नहीं थे, काफी बड़ा उन्होंने लेसन दिया बैक स्टेज जाके प्रिटी डेडली को, और उसके बाद अपोलो क्रूज भी आ जाते हैं दोबारा भाई यहाँ पे अपनी उंगली फंसाने कि किस तरीके से मैंने तो जो बोला था बिल्कुल वही हो रहा है, और जॉनी गार्गानो आके यहाँ पे बैक स्टेज अपोलो क्रूज को अटैक कर देते हैं। तो अब DIY के पास कोई मौका नहीं है मोटर सिटी से बचने का, और ये रीमैच हो गई रहेगा फॉर द टैग टीम टाइटल्स। पाइपर निविन का मैच होता है बी फैब के साथ, जहां पे वो जीत जाती हैं। एक बार फिर से मीचिन के अलावा कोई अपोनेंट दिख नहीं रहा है जो कि एक्चुअली में यहाँ पे लड़ सकता है चेल्सी ग्रीन से फॉर द US चैंपियनशिप, लेकिन जो भी था यहाँ पे पाइपर निविन जीतती हैं और मैच के बाद मीचिन एक कैंडो स्टिक लेके आती हैं और पाइपर निविन चेल्सी वहां से निकल लेती हैं। केविन ओवेंस का मैच होता है रे मिस्टीरियो के साथ, और यहाँ पे भी फनी था बिकॉज केविन ओवेंस रे मिस्टीरियो की हॉल ऑफ फेम वाली टी-शर्ट पहन के आ जाते हैं उन्हीं से लड़ने के लिए, और काफी अच्छा मैच भी यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है। लेकिन केविन ओवेंस का स्टनर लगा, उस पर किक आउट हो जाता है, रे मिस्टीरियो 619 भी लगाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे केविन ओवेंस को विक्ट्री देनी जरूरी थी। एक पॉप अप पावर बॉम्ब लगता है और केविन ओवेंस इस मैच को जीत जाते हैं। अब मैच के बाद केविन ओवेंस के इरादे कुछ और ही थे भाई, बिकॉज वो एक पैकेज पाइल ड्राइवर लगाना चाहते थे रे मिस्टीरियो के ऊपर, लेकिन कोडी रोड्स आते हैं यहाँ पे, सेव कर लेते हैं, उस चीज से बच जाते हैं और दोबारा केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है और केविन ओवेंस वहां से भाग के निकल लेते हैं और अपनी वो विंग डीगल चैंपियनशिप को दोबारा से रेस करते हैं कोडी के सामने। तो निक ऑल्डिस इस चीज से परेशान हो चुके हैं और वो बैकस्टेज कोडी रोड्स को कहते हैं कि देखो भाई मेरे से तो ये बात होगी नहीं, ना तुम दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तैयार हो, तो नेक्स्ट वीक जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाली है वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि कैसे शॉन माइकल्स मॉडरेट करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को, जहां पे कोडी रोड्स और केविन ओवेंस को दोनों को अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ेगा ताकि वो सस्पेंड की जा सके ऊपर लैडर मैच में एट द रॉयल रंबल। तो सैन एंटोनियो टेक्सास जहां से शॉन माइकल्स हैं वहीं पे सैटरडे नाइट मेन इवेंट होगी और ये बड़ी सेगमेंट अनाउंस कर दी गई है उस शो के लिए। शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न भी कंफर्म हो चुका है, काफी एक प्रोमो उनका देखने को मिला आज जहां पे उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा था, तो अब उनका रिटर्न बहुत ही जल्दी हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि रॉयल रंबल में वो हमें देखने को मिल सकती हैं, बिकॉज काफी रूमर्स आ रहे हैं टिफनी वर्सेस शार्लेट के एट रेसलमेनिया, और टिफनी आज अपना टाइटल मेन इवेंट में डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट बेली, जिनके साथ एक लंबा मैच देखने को मिला, लेकिन क्राउड ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस मैच में उतना इंटरेस्ट ले नहीं रहा था। सिर्फ टुवर्ड्स द एंड यहाँ पे कुछ हमें अच्छी मोमेंट्स देखने को मिली, जबकि इन दोनों ने अपनी पूरी 100% एफर्ट के साथ एक बढ़िया रेसलिंग मैच जरूर दिया। रॉक्सेन पेरेस भी यहाँ पे रिंग साइड पे थी, जो कि बेली को थोड़ा वहां पे देखने आई थी, उनकी फ्यूड चल रही है कुछ NXT में, लेकिन टिफनी यहाँ पे प्रिटीएस्ट मूनसॉल्ट एवर लगा के इस विक्ट्री को ले लेती हैं और ऑब्वियसली वो अपने टाइटल को यहाँ पे सक्सेसफुली डिफेंड करने वाली थी। तो एक अच्छा मेन इवेंट, लेकिन क्राउड उसके अंदर उतना था नहीं। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं इस शो के बारे में गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।